एक लड़का कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। तभी वो अपना एक दोस्त को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद दोस्त उसका फ़ोन रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद दोस्त से पूछता है कि कॉलेज के लिए निकलना है या नहीं निकलना। लेकिन उस लड़का के दोस्त के तरफ से जवाब आता है कि मेरा तबीयत आज थोड़ा ख़राब है, ऐसा करो तुम कॉलेज चले जाओ, फिर शाम में हम दोनों आदमी मुलाकात करते हैं। अब ये बात सुन करके वो लड़का सीधा अपना कॉलेज जाता है और जब कॉलेज की टाइम खत्म हो जाता है सोचने लगता है कि दोस्त का तबीयत खराब था, क्यों ना जाने वक्त दोस्त से मुलाकात करके फिर घर जाया जाए। वो लड़का सीधा अपने दोस्त के घर की तरफ निकल जाता है। वो लड़का अपने दोस्त के घर पे पहुंचता है, घर का बेल बजाता है, घर का दरवाज़ा खुलता है। उधर से उस लड़के का दोस्त का मां निकलती है। वो लड़का पूछता है कि बिल्लब कहाँ है। अब जैसे ही पूछता है बिल्लब कहाँ है तो उधर से बिल्लब की माँ की जवाब आती है, वो तो तुम्हारे साथ ही कॉलेज जाने की बात कह करके घर से बाहर निकला था। वो बोला जो कॉलेज की कुछ काम है वहीं मैं जा रहा हूँ और साथ में मेरा दोस्त भी जा रहा, और तुम अकेले आया वो कहाँ है। तो वो लड़का सोचने लगता है कि हो सकता है मेरा दोस्त किसी कारण से कहीं गया होगा और शायद अपने घर वाले को बताना उचित नहीं समझा होगा, जिस कारण से वो घर से बाहर चला गया। वो सोच करके वो घर से बाहर निकल जाता है। वो बोलता है हो सकता है वो उसको आने में थोड़ी लेट हो गई होगी, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ और फिर मैं शाम में आकर के मुलाकात करता हूँ। वो लड़का वहाँ से सीधा अपना घर निकलता है। घर जाने के बाद जब वो लड़का अपना घर पहुँचता है, घर जाने के बाद जैसे ही वो अपने रूम में एंट्री करते हैं, वो जिस दृश्य को देखता है उस दृश्य को देखने के बाद वो लड़का हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर जिस इंसान पे हम इतना ज़्यादा भरोसा और विश्वास किए थे, जिस इंसान को कभी हम भाई के जैसा माने थे, जिस पे कभी आंख बंद करके भरोसा था, वही दोस्त आज मेरे परिवार के साथ इतनी बड़ी घिनौनी कृत्य कर रहा है। वो लड़का सीधा पैर अपने घर से बाहर निकलता है। उसके बाद जो कहानी निकल के आती है वो कहानी हर किसी के लिए हैरान करने वाली और परेशान करने वाली थी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है त्रिपुरा का। त्रिपुरा का एक जिला पड़ता है उन्नुकोटी और इसी जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है तिरुनगर। इसी गांव में जाने वाले सड़क पे कुछ व्यक्ति उस गांव की ओर जा रहे थे। अभी कुछ व्यक्ति को वहां पे कुछ चिड़िया की चहचहाट की आवाज़ आती है। लोग सुनने लगता है कि आखिर इस समय में चिड़िया की चहचहाट, उसमें भी इतनी तेज, आखिर बात क्या है। कुछ लोग हिम्मत करके उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। जैसे ही आवाज़ की तरफ जाते हैं वहाँ का जो दृश्य देखता है वो लोग चौंक जाते हैं और तुरंत ही वहाँ के स्थानीय थाना को फ़ोन करते हैं। स्थानीय थाना वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ का जो दृश्य था वहाँ पे पता चलता है कि लड़का का शव पड़ा हुआ। पुलिस वाले तुरंत उस क्राइम के सीन का फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद उस शव को अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद वहाँ के जो कुछ ग्रामीण थे उनसे उस शव का शिनाख्त किया जाता है। तो पता चलता है जो वो शव जो है वो बिल्लब देव इसी तिरुनगर के रहने वाले एक लड़का का है, जिसका उम्र तकरीबन 18 साल। अब पुलिस वाले उसके घर वाले को भी इन्फॉर्म करते हैं। घर वाले भी उस जगह पे पहुंचते हैं। घर वाले के पहुंचने के बाद पुलिस वाले उस शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजता और फिर घर वाले से पूछा जाता है आखिर कारण क्या है, वजह क्या है जिस कारण से इस लड़का का शव यहाँ पे पड़ा हुआ। परिवार वाले से पूछा जाता है कि अगर तुम्हें किसी पे शक हो तो तुम उसका नाम दर्ज करवाओ। लेकिन परिवार वाले बोलते हैं कि साहिब आज तक तो ना ही मुझे किसी से दुश्मनी था, ना ही मुझे किसी से कोई लेन देन की मामला, फिर कारण क्या है जो मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुआ। परिवार वाले के तरफ से जब ये सुनने को मिलता है तो पुलिस वाले भी हैरान था जो आखिर इस पूरा मामला के पीछे छिपे हुए लोग कौन। जब ये लड़का को ना ही किसी से दुश्मनी, ना ही किसी से कोई लेन देन, तो फिर ये मामला कहाँ से निकल के आया। पुलिस वाले एक एक कड़ी जोड़ते हैं। फिर गांव के कुछ लोगों से पूछते भी आखिर अगर किसी को भी कोई शक हो, किसी के ऊपर शक हो या इसके पीछे छुपे हुए किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानता हो तो इसके बारे में बताने का कोशिश करे। लेकिन गांव वाले के तरफ से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई भी पता नहीं चल रहा था। तभी गांव के कुछ लोग बताते हैं कि साहिब अगर बिल्लब देव यहाँ है तो फिर इसका जो दोस्त है विशाल वो कहाँ है, क्योंकि अक्सर ये दोनों दोस्त जो था वो हमेशा साथ ही रहता था। जब कभी भी इसका कहीं आना जाना भर दिन मानो साथ ही रहते थे। सुबह में अगर घर से ये बाहर निकलते तो अगर कभी भी घर जाते तो दोनों एक साथ ही किसी एक ही घर में रहते, या बिल्लब देव विशाल के घर पे रहते या विशाल बिल्लब देव के घर पे रहते। आखिर अगर बिल्लब देव यहाँ पड़ा हुआ है तो हो सकता है विशाल के साथ भी कुछ घटना हुआ हो। ताकि विशाल के अगर पता क्या जो विशाल कहाँ है। विशाल के नंबर पे भी फ़ोन लगाया जाता लेकिन विशाल के भी नंबर पे फ़ोन नहीं लगता। अब पुलिस की एक टीम विशाल के खोजबीन के लिए शुरू हो जाता है और दूसरा टीम बिल्लब के कातिल के पीछे लग जाते हैं। आखिर बिल्लब के कत्ल के पीछे छिपे हुए लोग कौन है और विशाल के जो अता पता नहीं चल रहा है आखिर विशाल कहाँ है, तो फिर विशाल के पीछे कौन लोग है और विशाल कहाँ है। एक टीम पुलिस के विशाल की ओर लग जाता है।
विशाल के नंबर पे फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन विशाल के नंबर पे भी फ़ोन नहीं लगता। विशाल के घर पे भी पुलिस की टीम जाती है, जहाँ से उसके घर से भी कोई पता नहीं चलता है जो उसका बेटा कहाँ है। अब परिवार वाले उसको भी शक हो जाता है कि बिल्लव के साथ अगर ऐसा हुआ है, कहीं उसके बेटा के साथ भी ऐसा ना हो। परिवार वाले रोने लगते हैं, पुलिस से गुहार लगाने लगते हैं कि साहब इस केस में आप जल्दी से तफ्तीश शुरू कीजिए, कहीं मेरे बेटे के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस वाले अब हर एक एंगल से जांच कर रहे थे। अब विशाल का भी खोजबीन किया जा रहा था, आखिर विशाल क्या है। फिर पुलिस वाले विशाल के मोबाइल को सर्विलांस पे डालते हैं, आखिर विशाल की लास्ट कॉल की लोकेशन कहाँ से है और फिर उनकी मोबाइल है आखिर है कहाँ पे। और फिर पुलिस वाले को जो लोकेशन मिलता है, फिर जो लास्ट कॉल की डिटेल्स मिलती है, जब उस नंबर से फ़ोन किया जाता है, फिर जब विशाल के बारे में पता लगता है विशाल तो कुछ देर पहले ही उनसे मिल के गया है। फिर पुलिस की एक टीम उस जगह पे पहुंचता है और फिर विशाल को पकड़ा जाता है। अब विशाल के मिलने के बाद विशाल से पूछा जाता है कि आखिर बिल्लव के साथ क्या हुआ है। शुरुआती दौर में विशाल कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं थे। पुलिस वाले विशाल और बिल्लव जो था, फिर इन दोनों का कॉल डिटेल्स का सर्विलांस निकालते हैं और लास्ट कॉल की लोकेशन निकालते हैं बिल्लव का। जहाँ पे बिल्लव का लास्ट लोकेशन निकलता है, वहीं पे विशाल का भी लोकेशन निकलता है। अब जब विशाल का लोकेशन और बिल्लव का लोकेशन एक साथ एक जगह पे निकलना, मायने तौर पे पूरा का पूरा शक जो था वो विशाल पे जा रहा था। अब पुलिस वाले के लिए चुनौती भरा केस था कि कहीं अगर जोर जबरदस्ती के साथ विशाल से पूछा जाए तो फिर दोस्ती वाली बात है, परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही बिल्लव के परिवार वाले विशाल पे भी आरोप लगा रहे थे, क्योंकि वो उसका भी कहना था विशाल और बिल्लव जो था वो बचपन से ही एक घनिष्ठ मित्र था। फिर पुलिस वाले को ये भी पता लगाना था कि कहीं इस पूरा घटनाक्रम के पीछे छुपे हुए लोग जो है वो कहीं विशाल ही ना हो। अब फिर पुलिस वाले एक तीर अंधेरे में छोड़ता है, वो विशाल को बैठाते हैं और विशाल को बैठाने के बाद विशाल से पूछता है कि तुम्हारी जो लास्ट लोकेशन है उससे तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि इस कत्ल के पीछा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही हाथ है। अब जैसे इस बातों को विशाल सुनता है तो विशाल को शायद समझ में आ जाता है कि लग रहा है कि पुलिस वाले सारा मामला के बारे में जान गया। फिर वो फूट फूट करके रोने लगता। फिर जो वो पुलिस वाले को बताते हैं तो पुलिस वाले भी उस चीज़ों को जान करके हैरान हो जाते हैं। दरअसल विशाल और बिल्लव जो होता है ये बचपन से ही घनिष्ठ मित्र होता है। एक साथ दोनों का बड़ा होना, बचपन में ही दोनों का दोस्ती होता है। धीरे धीरे दोनों जवानी के दहलीज पे भी कदम रखते हैं। बचपन में जब भी ये दोनों पढ़ने जाते, जहाँ भी जाते दोनों साथ जाते हैं। कोई भी इंसान अगर इन दोनों को देखता है तो जैसे शोले फिल्म की जय और वीरू हो, उस दोस्ती के जैसा इन दोनों की दोस्ती का मिसाल दिया करते थे। लेकिन समय बीतता है, धीरे धीरे दोनों जवान होते हैं। धीरे धीरे स्कूल की लाइफ को छोड़ करके वो हाई स्कूल में जाते हैं। हाई स्कूल से छोड़ करके वो कॉलेज के तहलीज पे कदम रखते हैं और फिर कॉलेज की तैयारी भी करने लगता है। लेकिन एक दिन विशाल के दोस्त बिल्लव जो होता है एक दिन विशाल के घर पे पहुंचता है, लेकिन उस समय विशाल घर पे नहीं होता। बिल्लव जैसे ही घर में पहुंचता है तभी विशाल के माँ कुछ उस अवस्था में होता है जिस अवस्था में एक लड़का को एक औरत को देखना नहीं चाहिए होता। अब जब बिल्लव उस दृश्य को देखता है तो बिल्लव तो गेट ढकढका के वहां से बाहर निकलने का कोशिश करता है, लेकिन अभी विशाल के माँ आवाज देता है कि बेटा अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो तुम यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। अब बिल्लव जो होता है तुरंत उस घर में बैठ जाते हैं और उसकी माँ जाते हैं उधर से कॉफी बना के लाते हैं। फिर बिल्लव कॉफी पीते हैं। धीरे धीरे दोनों का बातें शुरू होता है और वहीं पे विशाल का जो माँ होता है उसका आकर्षण बिल्लव के तरफ बढ़ने लगता है। फिर दोनों की आंखों से इजहार होता है और फिर दोनों को लगने लगता है वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सारे हदें को पार करना चाहता है जो इस रिश्तों को मंजूरी नहीं देती। अब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर विशाल भी तभी उस घर पे पहुंचता है। फिर दोनों दोस्त बाहर चले जाते हैं। अब बिल्लव जब भी अपने घर पे रहते तो बिल्लव के दोस्त का जो माँ, विशाल के माँ जो होता, वो अक्सर बिल्लव को फ़ोन किया करता और उनको अपना घर बुलाया करता, उनको चाय पिलाया करता। धीरे धीरे दोनों की ये चाय से जो शुरुआत होती है वो धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में परिवर्तन हो जाता है। अब बेटे के दोस्त के साथ उस औरत का लगाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलते हैं और फिर प्यार की हदें इतनी पार हो जाते हैं कि वो अपने बेटे के दोस्त के साथ ही उस सारी हदें को पार कर जाते हैं। उनके साथ ही वो गलत काम करते हैं, उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये सिलसिला चालू होता है। जब कभी भी बिल्लव या विशाल के माँ को कभी भी संबंध बनाने का मन करता वो तो कभी बिल्लव को अपने घर पे बुला लेते। जब कभी भी विशाल या घर पे नहीं रहता तो बिल्लव कोई बहाना बना करके विशाल के घर पे चले जाते और फिर विशाल के माँ के साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करते। धीरे धीरे समय बीतता। लेकिन अचानक विशाल जैसे ही अपने घर आता है तो वो अपने दोस्त को अपने माँ के साथ
उस अवस्था में देखता है जिस अवस्था में एक बेटा को अपने माँ को उस अवस्था में नहीं देखना चाहिए। विशाल जैसे ही अपने दोस्त को उस अवस्था में देखता है, विशाल के गुस्सा मानो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो वहीं से प्लानिंग करता है इस पूरा कहानी का जो है मुझे अंत करने आ। और फिर एक दिन समय ऐसा आता है कि काली पूजा के समय होता है। काली पूजा के समय में ही विशाल और विल्लभ दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, क्यों ना हम दोनों आज पार्टी करें। और फिर पार्टी के एक समय तय होता है, पार्टी का एक जगह भी तय होता है, और फिर दोनों कुछ शराबें खरीदते हैं और शराबें लेकर के उस जगह पे पहुंचते हैं। दोनों बैठ करके नशें करते हैं। नशें विल्लभ को इतना कराया जाता है कि विल्लभ अपने होशों और हवास को खो बैठते हैं। अभी विशाल कुछ लोहे के रड जो पास में रखे हुए थे उसको निकाल करके विल्लभ के ऊपर वार करने लगता है। तब तक विल्लभ पे वार करते रहता है जब तक विल्लभ अंतिम सांस ना ले ले। अब जैसे ही विशाल को पता चलता है कि विल्लभ अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुरंत ही उस जगह से वो निकल जाता है और निकलने के बाद वो अपना मोबाइल को ऑफ कर लेता। लेकिन कहा जाता है कि जुर्म करने वाले लोग कितने भी शातिर तरीका से जुर्म क्यों ना करें, पुलिस वाले आज न कल उस जुर्म तक पहुंच ही जाता है। विशाल कभी सोचा नहीं था कि जिस घटना को मैं अंजाम दे रहा हूँ इसके बारे में कभी पुलिस को पता भी चलेगा। लेकिन पुलिस ने जब विशाल को पकड़ा और फिर पुलिस ने जब विशाल से पूछताछ किया तो पूरे घटनाक्रम के बारे में विशाल ने एक एक चीज़ के बारे में बता दिया। हालांकि फिर पुलिस ने विशाल के ऊपर चार्जशीट लगा के विशाल को जेल भेज देता है, लेकिन इस तरह की घटनाक्रम अगर सामने आता है तो बाजी में झकझोर के रख देता है। यहाँ पे विशाल की क्या गलती है ये आप जरूर बताइएगा, लेकिन क्या उसके दोस्त जो विल्लभ होता क्या उसको उस परिवार के साथ वैसे हरकतें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? अगर आप यहाँ पे गलती देंगे तो किन इंसान को गलती देंगे? क्या आप विशाल का गलती देंगे जो विशाल ने विल्लभ से दोस्ती की? क्या आप विशाल के माँ को गलती देंगे जो विल्लभ के साथ शारीरिक संबंध बनाया? क्या आप विल्लभ का दोष ठहराएंगे जो विशाल के परिवार वाले को अपना परिवार नहीं बल्कि एक गैर परिवार समझ करके उस रिश्ते को भी शर्मसार किया जिस रिश्ते को सबसे पूजनीय माना जाता है? हालांकि आज की कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार करने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि आज यहीं तक, तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।